जय हिंद, जय भारत। बच्चों, हिंदी के उसी क्रम में आज फिर एक वीडियो आप लोगों के सामने है और इस वीडियो में आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखा है जो इससे पहले भी मैंने करा है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक ऐसा अध्याय है जिसको आप पढ़कर याद नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ यहाँ पे समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं और तब जाके आप जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और अपना आंसर रख सकते हैं कि क्या सही होगा। तो ये कराना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुहावरों के साथ में जुड़ी हुई हैं और आप एक ही साथ में दो एक जैसी चीज़ें देख के या दो एक जैसी बातें देखकर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो में डाल रहा हूँ, किसके ऊपर, मुहावरे लोकोक्तियों के ऊपर। इसके बाद एक क्वेश्चनर हम और डालेंगे रस, छंद, अलंकार और इसके ऊपर, संधि के ऊपर। इसके अलावा बाकी ये प्रश्नोत्तरी मैं बंद कर दूंगा। जो आपके बैलेंस टॉपिक्स हैं उनको हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला क्या है, आपका जो मुहावरा होगा और लोकोक्ति में अंतर क्या था। लोकोक्ति हमेशा संपूर्ण होती है और मुहावरा क्या होता है, मुहावरे का अर्थ निकालना होता है। तो जहाँ पे लोकोक्ति आएगी मैं बताऊंगा कि लोकोक्ति क्या है और जहाँ मुहावरा होगा मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, मुहावरा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अंडे सेना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे एक शब्द दिया है अंडे सेना, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा मुर्गी का चूजों से ऊपर बैठना, अर्थात मुर्गी चूजों के अंडों के ऊपर बैठेगी, चूजे निकालेगी। क्या ये है? बिल्कुल यही सही है। आप लोग इसी को कर देना वहाँ पे, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो अभी हिंदी में। दूसरा क्या है, स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब पूरा करना। और लास्ट वाला है घर में बेकार बैठना। तो देखिए अंडे सेने का मतलब कैसे निकाला है कि जब मुर्गी दाना चुगने के बाद में बिल्कुल शांत अवस्था में होती है, उसके पास कोई काम नहीं होता, बिल्कुल निठल्ली होती है, वो आके क्या करती है, अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है और उनको गर्मी से क्या करती है, तापती है। तो वही तापन को हमने मुहावरा बना दिया अंडे सेना, अर्थात घर में बैठकर बेकार की बातें करना और कोई काम उनके पास ना होना। क्या होगा, घर में बेकार बैठना, ना कि मुर्गी के चूजे, ना स्वावलंबी, ना स्वार्थ। तो ये मुहावरे आप लोगों को याद करने हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जूतम पैजार होना। ये जो मुहावरे हैं ये मैंने खास देखे हैं और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जूतम पैजार, जूतम पैजार का कि आपस में झगड़ा हो जाना और वो झगड़ा इस हद तक पहुंच जाना कि जहां पे आप लोगों की आपस में हाथापाई हो जाए। तो जूतम पैजार का मतलब है हाथापाई होना। तो देखिए लड़ाई झगड़ा होना। दूसरा है लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत, अर्थात कोई वस्तु बहुत अवस्था में है। तो इसमें क्या होगा, जूतम पैजार का मतलब है आपका लड़ाई झगड़ा होना। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है कि आपको इस शब्द का जो यहाँ पे दिया है तथ्य, इसका मतलब निकालना है और उस मतलब को निकाल के उसका क्या करना है, आपको नीचे लिखे ऑप्शंस में से आवाज करना है। इसको बंद कर देना खिड़की को। दूसरी चीज देखिए नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एक चना किसी काम का नहीं है, बिल्कुल। एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। देखिए क्या है, अकेला चना। अर्थात कहावत कहाँ से बनाई है कि जो भड़बूजा होता है, जो चनों को या बाकी अनाज को भूनता है, तो वो क्या करता है, कभी भी एक चने को नहीं डालता है भुनने के लिए, वो बहुत सारे चनों को क्या है, एक साथ डालता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, उसी से कहावत बनाई है। एक चना किसी काम का नहीं है, गलत है, नहीं। दूसरा, एक चना शक्तिहीन होता है, नहीं। क्या है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा बच्चे लोग, कि आप किसी अंगूर वाले के पास गए और आपने पूछा कि ये अंगूर क्या भाव के हैं, तो वो जो अंगूर की कीमत आप लोगों को बताएगा, जो गुच्छे में लगे हुए हैं उनकी कीमत क्या होगी, सर्वोच्च होगी, ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जो अंगूर उस गुच्छे से टूट के अलग हो जाते हैं, उनकी कीमत क्या हो जाएगी, उनकी कीमत उन सब से बिल्कुल गिर जाएगी। अर्थात यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर आपका संघ है, ग्रुप है, तो आप शक्तिशाली हैं, और अगर आपका ग्रुप नहीं है तो आप शक्तिहीन है। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, पो 12 होना। पो 12 का मतलब है बहुत धनाढ़ बढ़ना, एकदम बहुत धन धान्य होना।
बसंत ऋतु का आगमन होना नहीं है, दूसरा भाग जाना नहीं है, अत्यधिक लाभ होना और वर्ष भर का काम करना। क्या है? अत्यधिक लाभ होना होगा, बसंत ऋतु का आगमन नहीं होना है, भाग जाना नहीं है, वर्ष भर का काम करना नहीं है। क्या है? अत्यधिक लाभ होना। पो 12 अर्थात बहुत सारा धन अचानक से आ जाना क्या कहलाता है? पो 12 होगी। नेक्स्ट देखिए, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, अर्थात वो कहना चाहता है कि बांझ क्या जानती है, जो प्रसव है अर्थात वो जो बच्चा पैदा करने की जो पीड़ा है, वो एक बांझ औरत क्या जानती है। तो उसमें क्या दिया? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, पहला दिया है। सहानुभूति नहीं दिखाना, तीसरा। संतानहीन होना, तीसरा। उसके बाद जिस पर बीतती है वही जानता है। देखिए, अगर हमें किसी भी तरह की तकलीफ है और हमने उसको सहन किया है तो हम जान सकते हैं कि दूसरे आदमी पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक अध्यापक है वो उसी दौर से गुजरा है जिस दौर में आप लोग गुजर रहे हैं, तो वो जानता है और आप लोगों को बताना चाहता है कि आप पढ़ाई कीजिए। तो बांझ जा जाने प्रसव की पीड़ा का मतलब हो जाएगा कि जिस इंसान पर कोई दुख बीतता है वही उसके बारे में बता सकता है, वही उसकी जानकारी कर सकता है, वही उसके दुख के बारे में अपने आप को बता सकता है। नेक्स्ट, कान का कच्चा होना, अर्थात दूसरों की बातों पर विश्वास करना। क्या है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्या है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, अर्थात जो चीजें आप लोगों को किसी ने बता दी है और आप लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, ये क्या है? कानों का कच्चा होना। दूसरा क्या है? बहरा होना नहीं होगा, सभी पर अविश्वास करना नहीं होगा और कम सुनाई देना भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, घुटने टेकना इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास हो सकता है, यहां पे इसको खास में रख देते हैं हम लोग। क्या है? घुटनों में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। देखिए, घुटने टेक देने का मतलब यहाँ पे उन चीज़ों से है कि आप हिम्मत हार जा रहे हैं और हिम्मत हार के क्या कर रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब ये मेरी जो ये थी इसका अति हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हार मान लेना होगा। नेक्स्ट देखिए, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का मतलब यहाँ पे दिया है भोजन बनाना, दाल और चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। बिल्कुल, आपस में इस तरह का मेल मिलाप करके बातचीत करना कि जिसमें षड्यंत्र पकड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? खिचड़ी पकाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी बिहार के अंदर राजनीतिक खिचड़ियाँ पक रही है, कोई किसी के साथ जाने की तैयारी कर रहा है और कोई किसी के साथ तैयारी कर रहा है। तो ये राजनीतिक खिचड़ी को हम क्या बोल सकते हैं? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट, नीम हकीम खतरे जान, खास हो सकता है, ध्यान रखिए इसको, खास हो सकता है। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब है कि जो आदमी बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कराए। उसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया और वो आपको इंटरव्यू की ट्रिक सिखाए, या जिसने कभी डॉक्टर का इंजेक्शन भी नहीं उठा वो आपको इंजेक्शन लगाने लगे। तो ये चीज़ें क्या हैं? अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो दूसरों को सलाह ना बांटे, पहले अपने आप में देखें कि आप कहाँ स्टेबल हो और स्टेबिलिटी को देखने के बाद दूसरों को ज्ञान बांटे। तो ये क्या है? नीम हकीम खतरे जान, अर्थात जो नीम के पेड़ की छाल लोगों को बांटता रहा है वो दूसरों की जान ले लेगा, ऐसे हकीम से दूर रहें। नेक्स्ट, पो 12 होना। बाबू इसको हटाना, थोड़ा सा ऊपर करना, रुक गया ये, नहीं आ रहा, ये चल रहा था अभी तक तो यहाँ से, बस ऊपर करना था, पहले मैं हाथ से कर रहा था। पो 12 होना हो चुका है, ये कर चुके हैं हम लोग। मैं यहाँ से ऊपर कर रहा था, वो बंद हो गया, वो ऑप्शन खोल दो ताकि मैं ऊपर करता रहूँ, यहीं से करता रहो ऊपर। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना है झूठे सपने दिखाना। सब्ज बाग का मतलब है झूठे सपने दिखाना, झूठी चीजें आपको बताना। क्या है? बाग में घूमने ले जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। यहाँ पे प्रलोभन देना भी है या झूठा आश्वासन देना भी हो सकता है प्रलोभन की जगह पे। तो सही आंसर क्या है? प्रलोभन देना, अर्थात झूठा लालच देना। अर्थात जो लोग आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते वो आप लोगों से बड़ी मीठी बातें करेंगे, हम आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, सब झूठ है। तो प्रलोभन और आश्वासन दोनों इसमें एक हो सकता है, ये इसमें क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, खुदा गंजे को नाखून न दे।
खुदा गंजे को नाखून न दे। क्या है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। दूसरा, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें। तीसरा है, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया। और चौथा है, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे गंजे को नखून देने का मतलब है कि पहले से ही सर में बाल नहीं और नखून है, तो अगर वो सर में खुजली करेगा तो अपने सर को उखाड़ लेगा, अर्थात वो अपना ही नुकसान करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अत्याचारी इंसान को कभी भी शक्ति नहीं देनी चाहिए। जिस इंसान को पैसे की कीमत नहीं है या उसको इंसानों की कीमत नहीं आती है, ऐसे इंसान के पास पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको इंसानों की कदर नहीं होती है और वो क्या करता है, उसका अनायास उपयोग करता है, उसका दुरुपयोग करता है। नेक्स्ट देखिए, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। खास हो सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या करना है इसमें? संघर्ष होना। दूसरा क्या है? एक दूसरे की सहायता करना। तीसरा क्या है? भलाई करना। चौथा क्या है? एक से स्वभाव वाले होना। अर्थात यहाँ पे क्या है कि आज तुम गरीब हो तो कल वो गरीब हो सकता है, अर्थात मुसीबत के समय में एक दूसरे की सहायता करना। या कभी भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, जो आज रईस बन के बैठे हैं, अपने आप को नया अमीर समझ रहे हैं, कल वो उसी पोजीशन में आ जाएंगे जहां पे आप हैं, और जहां आप हैं कल वो उस पोजीशन पर आ सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, कभी गाड़ी नाव में बैठ जाती है तो कभी नाव गाड़ी में चली जाती है। अर्थात अगर पानी खत्म हो जाएगा नाव कहाँ जाएगी? गाड़ी में रख के ले जाएंगे। और कभी अगर पानी आ जाएगा तो नाव में गाड़ी रख के ले जाना पड़ेगा। तो ये अमीरी गरीबी चलती रहती है, ये उसके ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, एक हाथ से थाली नहीं बजती है, अर्थात एक तरफ से कोई भी गलती नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात करते हैं, शत्रुता दोनों पक्षों से की जाती है, गलती दोनों तरफ से होती है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना बिल्कुल बहुत अच्छा है और खास हो सकता है, ये खास हो सकता है, इसको आप देख लें दोबारा से। अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशील होना और असंभव कार्य करना। नहीं, इसमें ये डी ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब है कि उसको इतना अनुभव है कि वो किताब को देख के ही बता देगा कि ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं है, या वो आपके चाल चलन को देख के ही बता देगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, असंभव कार्य करना नहीं होगा, वाक्चतुर नहीं होगा, अनुभवी होना होगा। कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना क्या है, उड़ती चिड़िया क्या था, तो उसने आसमान में उड़िया चिड़िया को देखा और बता दिया कि ये चिड़िया कौवा नहीं है, चील है। अर्थात वो इतना ज़्यादा अनुभवी आदमी है कि वो आपको देखते ही बता देगा कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अनुभवी होना होगा। नेक्स्ट देखिए, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। खास हो सकता है बहुत, क्योंकि उर्दू का है और खास हो सकता है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होना। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नक्कारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता। पहले मैं मतलब समझाता हूं क्या है। नक्कार खाना क्या होता है, जहां पे बड़े बड़े बैंड बजते हैं और ड्रम बजता है, उसको क्या बोलते हैं, नक्कार खाना। तो नक्कार खाने में जो बड़ा ड्रम बजता है और बड़े वाला जो बैंड होता है वो बजता है, तो उसके सामने जो छोटे वाला एक बाजा होता है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो यहाँ पे मतलब क्या निकाला है कि जो समर्थ लोग हैं वो नीचे वाले लोगों की बात नहीं सुनना चाहते या नहीं सुनते हैं, चाहे वो कितना भी अक्लमंद और बुद्धिमान हो। अर्थात जहां पे बड़े लोग हों, नए अमीर लोग बैठे हों, वहां पे वो समर्थ लोगों की आवाज दबा देते हैं। नेक्स्ट है आंख के अंधे नाम नयन सुख। देखिए ये क्या है, लोकोक्ति है, पूरी है, संपूर्ण है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, ये लोकोक्ति जो होगी बच्चे वो इस प्रकार की होगी। अर्थात आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब है कि आंखों से अंधे हैं, दिखता नहीं है और नाम रख दिया नयन सुख। अर्थात भैया उसकी आंख खराब है और उसको नयन का सुख कहां से मिलेगा। तो इसका पूरा मतलब है कि आंख के अंधे हैं, जन्म से दिखाई नहीं देता और नाम क्या रखा, नयन सुख। अर्थात उसके काम के विपरीत उसका नाम होना। तो ये क्या है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना बिल्कुल सही है, यही होगा। अर्थात उसके जिस प्रकार के कर्म है उसके उल्टा नाम रखना। बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान नहीं है,
अंधा आदमी प्राय गुणवान नहीं है, ये सब गलत है। क्या होगा? गुणों के विपरीत नाम का होना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चिकना घड़ा होना। बहुत बार परीक्षा में आया है और खास हो सकता है, इसको देख सकते हैं आप लोग। चिकना चुपड़ा होना नहीं है, सब्रंद होना नहीं है, निर्लज होना नहीं है, मधुर भाषा होना नहीं है। क्या होगा? निर्लज होना। क्यों होगा? देखिए, चिकना खड़ा होने का मतलब है कि आप लोगों को 1000 बार बोलने के बाद भी आप लोग नहीं पढ़ाई कर रहे, तो क्या हो गया? आप चिकने खड़े हो गए हैं। या किसी आदमी को आपने 10 बार बोला कि हमारे घर मत आइए, हमें आपसे आपत्ति है, मगर वो फिर भी रोज आपके घर पे आके बैठ जाता है और एक कप चाय पी के जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में कहा गया है चिकना घड़ा, अर्थात आप कितना भी उसके ऊपर पानी डालिए नहीं रुकेगा। अर्थात उस व्यक्ति को कितना भी बोलिए, कितना भी समझाइए, उसकी भलाई के लिए बोलिए, मगर वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो क्या है? चिकने घड़े की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, नीचे करना बेटा। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होता है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। समाहित है। क्रूर हृदय वाला, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, दयारहित व्यक्ति। अर्थात निर्मम का मतलब है जिसके अंदर बिल्कुल दया ना हो, जो आपके सामने भूखे इंसान के सामने से खाना उठा ले, वो क्या होगा? ममता शून्य। अर्थात जिसके दिल में बिल्कुल भी दया ना हो, वो क्या होगा? ममता शून्य होगा। और निर्मम का मतलब यही है। नेक्स्ट, समय के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या होगी? इसका लोकोक्ति क्या होगी? जैसी बहे बहार पीठ तब तैसी दीजे, जाके पाट ने फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, का बरसा जब कृषि सुखाने। देखिए, समय के अनुसार काम करना चाहिए। अभी यहाँ पे लोकोक्ति आ गई हैं और लोकोक्ति में आप लोग गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुहावरे आप कर सकते हैं, मगर लोकोक्ति की जो भाषा है वो अलग होती है। अधिकतर वो देशज भाषा में होती है या वो उर्दू भाषा में होती है। तो उसमें आपको समझने की जरूरत है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है। वो बोल रहा है समय के अनुसार काम करने के लिए कौन सी लोकोक्ति होगी। तो उसने पहले में क्या? जैसी बहे बहार पीठ तब ने तैसी दीजे। अर्थात जैसी बारिश है वैसी ही फसल बो दीजिए, तो क्या होगा? आपके फायदे में रहेगा। अर्थात जिस प्रकार की बारिश हो रही है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, अर्थात वैसा ही बीज आप जमीन में बो दीजिए तो आपको फसल अच्छी मिलेगी। और अगर आपकी अभी गर्मी का मौसम है और उसमें आप गन्ने की फसल बो देंगे तो क्या वो जमेगी? नहीं जमेगी। तो इस प्रकार से आपको वही कार्य करना है जो उस समय के अनुरूप हो। इस लोकोक्ति का मतलब यही है, ये बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत के अतुलित धन वैभव पर, ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा लिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या था? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना और धोखे से दूसरों की वस्तु लेना। देखिए, कोशिश क्या होती है एग्जामिनर की, जो आपसे परीक्षा लेता है, कि वो बहुत बड़ा प्रश्न दे। वो आपसे ये भी पूछ सकता था डायरेक्टली कि आप बताइए दांत गड़ा देने का नीचे अर्थ क्या है। नहीं, उसने आपको बहुत बड़ा प्रश्न दिया ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ हो, और फिर नीचे पूछा कि दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा। तो दांत गड़ा दिए का मतलब है कि जहां पे फ्री की कोई चीज मिल रही है वहां पे आप बैठ गए गुंडली मार के, हम कब ये छोड़े, कहाँ हम लेकर जाएं, या हम किस तरीके से इसको हासिल करें। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत में मसाले, सूती कपड़ा, सोना चांदी जितना भी था उसके ऊपर वो दांत गड़ा के बैठे हुए थे कि कब भारतीयों को बेवकूफ बनाया जाए, कब इसको ढोना शुरू किए। और वही उन्होंने किया, डिवाइड एंड रूल को इस्तेमाल किया, आपस में लड़ाया और जो सामान यहाँ पे कीमत है उसको उठा के इंग्लैंड की तरफ लेकर चले गए। तो यही मतलब है कि दूसरे किसी वस्तु के को गलत ढंग से पाने की दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना और उसकी चाह में बैठे रहना। नेक्स्ट, चांद पर थूकना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने नया नया पैसा कमाया है तो वो किसी आदमी की वैल्यू से नहीं जानते, वो कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी
क्योंकि उन्होंने पैसे पहले देखा नहीं था, पैसा देखा है, तो वो कुछ भी बोलते हैं, अपने आप में घमंड में रहते हैं, हम ये कर दें वो कर दें। तो वो क्या है, चांद पर थूकने वाला काम है, चांद पे थूकने वाला काम है। जो लोग अमीर रहे हैं पहले से, जिन लोगों के अंदर श्रद्धा है, सामाजिक हैं लोग, वो आज भी लोगों का सम्मान करते हैं और आज भी वो गांव से बाहर निकलते हैं तो राम राम या नमस्ते करके निकलते हैं। मगर जिन्होंने नया नया पैसा कमाया, नए अमीर है, वो मुट्ठी बंद करके टाइट होकर निकलते हैं, क्योंकि उनको उस बात की निर्लजता है कि वो क्या करें। असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्मान्य का अनादर करना। क्या है, असंभव कार्य करना नहीं है, सम्माननीय का अनादर करना होगा। असंभव कार्य करना नहीं है। चांद पर थूकने का मतलब है कि चांद जैसे इंसान जो उसकी कीमत नहीं जानता है, उसको भी वो सम्मान दे रहा है। सम्मान्य का अनादर करना होगा। क्या होगा, जिस इंसान को उसको आदर देना चाहिए वो उसको भी आदर देना बंद कर देता है। ये क्या होगा, यहां पे सम्मान्य का अनादर करना होगा। नेक्स्ट देखिए, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। क्या लिखा है, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर क्या मुहावरा होगा। अंगारों पर लौटोगे, 8-8 आंसू रोओगे, अंचरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। क्या हो, देखिए मैं बताता हूं सबका। अंगारों पर लौटोगे मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, परेशानी क्या होगी तुम्हें, क्योंकि पैसा तो माँ बाप ने लगाया है। आप तो आराम के साथ में सिटी में रह के, इलाहाबाद जैसे, दिल्ली जैसे, पटना जैसे सिटी में रह के आराम के साथ में गुंडली मार के चाय पी कर मजे कर रहे हैं। तो आपको थोड़ी कोई अंगारों पे लेटेंगे। अंगारों पे वो आदमी लेटेगा जो आप लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहा है। दूसरी चीज देखिए, 8-8 आंसू रोओगे। बिल्कुल रोओगे आप 8-8 आंसू रोओगे, क्योंकि आगे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, फिर सरकार किसी के बाप की नहीं सुनेगी, जो उसकी मर्जी होगी वो करेगी। उसकी मर्जी होगी पेपर कराएगी, नहीं मर्जी होगी नहीं कराएगी, क्योंकि 5 साल तक उसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं होगा। तो क्या है, 8-8 आंसू रोओगे आप, 8-8 आंसू रोओगे। पचरा पसारोगे यानी कि आंचल पसारोगे, नहीं करोगे आप, और कुएं में भी नहीं गिरोगे। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल मुहावरा क्या है। सूर्य को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना और 9-2-11 होना। क्या होगा, नियम के विरुद्ध काम करने का मतलब है उल्टी गंगा बहाना, अर्थात उल्टी गंगा बहाना। जो काम नहीं कर सकते उसको भी आप जो है उल्टा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आगे ये लोकोक्तियां आप खुद देखें करके। दूसरा देखिए, कलम तोड़ना भी कर सकते हैं, ढाक के 3 पात भी आप कर सकते हैं। थोड़ा धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट देखना, जूतियों में दाल बांटना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत खास मैं लिख रहा हूं यहां पे। जूतियों में दाल बांटने का मतलब है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना और लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या है यहाँ पे, जूतियों में दाल बांटने का मतलब है कि आप खाना भी खिला रहे हो, किसी को खाना भी खिला रहे हो और उसका अनादर भी कर रहे हो, या आपने किसी को अपने घर पे बुलाया और उसको अनादर के साथ में कोई चाय या कोई चीज़ बुलाई, उसको अनादर करके पिलाया, तो वो चीज़ क्या होता है, जूतियों में। अर्थात आपने उसको सम्मान जितना देना चाहिए था वो ना दे के उसको निरादर करने की कोशिश करी, वो क्या होगा, अपमान करना होगा, न कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। ये गलत है, यहाँ पे डी नहीं होगा, अपमान करना है। जूतियों में दाल बांटना अर्थात आप लोगों ने देखा होगा खाना खिला रहे हैं और जूती पहन के आपके सामने से गुजर रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था, पत्तल के ऊपर खाना खाते थे। अभी भी कुछ संस्कार ऐसे हैं हमारे यहाँ पे, अभी भी लोग पत्तलों पे खाना खाते हैं। तो पत्तलों में जब हम खाना खाते थे तो पहले अपने जूते उतारने थे, जो खाना खिलाने वाला था वो भी जूते उतारता था। आज की तारीख में क्या होता है कि लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, जूते पहन के घूमते रहते हैं। तो वो क्या है, संस्कारहीनता है जो यहाँ पे दी गई है, जूतियों में दाल बांटना। नेक्स्ट, घड़ों पानी पड़ना, ये आप कर सकते हैं, आसान है। एक ये खास हो सकता है, जहाने पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये क्या है, लोकोक्ति है और ये लोकोक्ति आसक्ति है, ये आसक्ति है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव श्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं और कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। देखिए,
हम कल्पना किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़ेद कुर्ता नीचे सफ़ेद सलवार पहनी होगी, या रामदेव जी ने जो है नीचे घाघरी पहन रखी होगी। तो वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें जो हैं, जो हम कल्पना कर रहे हैं, या हम बात करें कल्पना की व्हाइट हाउस में अभी वो वहाँ बैठे होंगे, ये जो कल्पना है ये एक कवि कर सकता है। अर्थात जहाँ पे सूरज भी नहीं पहुँच सकता, कवि वहाँ तक की कल्पना कर सकता है, वहाँ तक की बात सोच सकता है। ये क्या है? आपका कल्पना करना। नेक्स्ट, पढ़े फारसी बेचे तेल। यह देखो कुदरत का खेल। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये आसक्ति है, क्या है? उर्दू की है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अर्थात इतना विद्वान आदमी है कि उसने फारसी पढ़ा हुआ है, अर्थात वो बहुत विद्वान है, पीएचडी है, सब कुछ है, मगर काम कैसे कर रहा है? जो उसको नहीं करने हैं। शिक्षित होकर बेकार बैठना, योग्यता होते हुए भी विश्वसता के साथ निम्न स्तर पर कार्य करना, और विद्या का अपमान करना। पढ़े लिखे लोगों का प्राय तेल बेचना पड़ता है। क्या होगा? योग्यता होते हुए भी वो निम्न स्तर के लोगों के साथ में बैठने के लिए मजबूर है। देखिए आजकल ज़माना क्या आ गया है, जिन लोगों ने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमा लिया है वो अंग्रेजी बोलने लगे हैं। अंग्रेजी बोलने का मतलब, मेरा उद्देश्य है कि वो अपने से ज़्यादा विद्वान किसी को मानना बंद कर देते हैं। होता क्या है कि वो निरादर करना शुरू कर देते हैं। जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज़मीन पर रहकर शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने सीखा है और सिखाया है, उस गरीबी को देखा है जहाँ से शिक्षा का एक प्रारूप निकलता है, जहाँ पे बोरी है बैठ कर शिक्षा प्राप्त की, वो उन लोगों को नहीं मानते। तो ये क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, किंतु आजकल के नए अमीरों ने कुछ पैसा कमा के डिजिटल बोर्ड लगा के उसके ऊपर अगर आप बकवास कर दें तो उससे क्या होता है कि वो अपने आप को, वो प्रतिभा छुप जाती है। नेक्स्ट, खेत रहना, मर जाना है या शहीद हो जाना है। आगे देखिए, कपटी मित्र आप देख सकते हैं, खुद कर लीजिए। तू डाल डाल में पात पात का मतलब है जैसा तू है मैं तुझसे भी ज्यादा हूं। अगर तू थोड़ा सा हरामी है तो मैं तुझसे ज्यादा हरामी हूं। खतरा उठाना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है चातुर्वर्ती से काम करना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। क्या है? अवसर का लाभ उठाना। अर्थात कहीं पर कोई लड्डू बांट रहा है, आप भी लाइन में लग गए और आपने भी 4 लड्डू ले लिए, तो ये क्या है? आपका अवसर का लाभ उठाना होगा। बहती गंगा में हाथ धोना। आग में घी डालना, वही भड़काना। कीचड़ उछालना, आप बता सकते हैं, वही बदनाम करना। अवांछित संवाद के लिए क्या है? ये सब आप कर सकते हैं। मैं कुछ खास और करा देता हूं उसमें। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, ये भी आप कर सकते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये मैं कराता हूं, खास है ये। तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। अभी हमने बात करी थी कि तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अर्थात इसमें उसको करना कुछ नहीं है, उसके पास है कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी क्या है? दिखावा है। इसमें कहीं दिया होगा झूठा दिखावा करना। क्या है? झूठा दिखावा करना क्या है? आपका पान तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अर्थात आता कुछ नहीं है, सिर्फ सेख ही बकारना है। ये काम क्या है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। नेक्स्ट देखिए, ऊपर करो। और ऊपर करो, धीरे धीरे करो। ये भी आ सकता है, ये भी खास हो सकता है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, क्या हो गया इसमें? चल क्यों ना? घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अर्थात बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी में मारने में कुशल व्यापारी। ऐसा व्यापारी जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे पर नुकसान नहीं। क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, अर्थात उसको कभी भी नहीं सॉरी, जरा सी बात पर खुश हो, जरा सी बात पर नाराज होने वाले व्यक्ति बोलते क्या है? ये होगा। क्या है? जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना। नेक्स्ट, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण।
यथा नाम तथा गुण। देखिए, नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगिता विहीन, अर्थात जैसा वो नाम रखता है, नाम उसका अगर राम है तो काम भी उसके राम जैसे ही होंगे, जैसा नाम वैसा ही उसके गुण हैं। नेक्स्ट, ऊपर करो, ऊपर करो, और ऊपर करो। नेक्स्ट, और ऊपर करो, रुको 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 रुको, और ऊपर करो आराम से, और ऊपर करो, करो। यस, देखिए क्या है, सिर उठाना। सिर उठाने का मतलब क्या है? रंग उतर जाना, बहुत पछताना, भेद प्रकट करना, विद्रोह करना। सिर उठाने का मतलब है भेद प्रकट करना, अर्थात जो चीजें वो जानता था उसके बारे में लोगों को बता देना, क्या है? भेद प्रकट करना। नेक्स्ट, कान भरना, नई जमीन तोड़ना, ये भी अच्छा है। क्या है? पुराने को मिटाना, अनूठा प्रयोग करना, लिखे हुए को काटना, बड़ी लकीर खींचना। क्या होगा? नई जमीन तोड़ने का मतलब है कि कोई ऐसा प्रयोग करना जो पहले से आ रहा हो उससे हटके। तो क्या होगा? नई जमीन तोड़ने का मतलब है अनूठा प्रयोग करना। और कुछ खास हम बताते हैं इसमें, कोई अगर ऐसा खास लगता है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग करते जाएं इसको। चलो ऊपर करो। देखिए ये अच्छा है, न नोमल तेन होगा न राधा नाचेगी। क्या है कि आपने ऐसी शर्त रख दी है किसी के सामने कि जब तक वो पूरी नहीं होगी वो काम नहीं होगा। अर्थात आपने शर्त रख दी अपने फादर के सामने कि जब तक मुझे आप बाइक नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, और बाइक नहीं मिल सकती क्योंकि स्थिति नहीं है। तो वो क्या मुहावरे में कन्वर्ट किया है, न नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अर्थात काम ने करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिलवाना, काम में आलस्य करना, न पूरी होने वाली बात करना या न पूरी होने वाली शर्त रखना, ये क्या है आपका न नोमन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। ऊपर करो, करते जाओ। यस, आंख फेर लेना। आंख फेर लेने का मतलब है उससे दूर हो जाना, नाराज हो जाना या उदासीन हो जाना या उसके प्रतिकूल हो जाना। नेक्स्ट लिए करिए, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, करिए ऊपर। बस देखिए क्या है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। जांच करना अर्थ वाली कहावत कौन सी है? सांप निगलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और उपयुक्त सभी। बोला है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थात जो कार्य के लिए बोला गया था वो खत्म हो जाए, फिर उसके बारे में आप एडवाइज दो, एक्सप्लेनेशन दो, वो क्या होता है? गलत है। तो यहाँ पे क्या है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब तुम चिड़िया क्यों उड़ा रहे हो जब चिड़ियाएं खेत चुग चुकी हैं। ये चीजें क्या हैं, ये आपका इसमें दिया हुआ है। ऊपर करो रे राजा, और करो। बस नेक्स्ट देखिए, भाषा को अलंकित करना, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकित करना है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। देखिए क्या है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करने का तरीके दो हैं, एक आपका अलंकार है, एक आपका लोकोक्ति और मुहावरे हैं। जहाँ पे आपको भाषा को प्रभावशील बनाना होता है वहाँ पे हम अधिकतर अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार क्या है? भाषा को सुगठित करके उसके अंदर सौंदर्य भरना। और मुहावरे का लोकोक्ति का अर्थ वहाँ होता है जहाँ पे हम एक बात में वो 100 बात ना बोल के एक बात कहें और उससे हमारी बात का अर्थ निकले। तो इसलिए भाषा को छोटा करने के लिए, सुसंगठित करने के लिए और उसको परिनिष्ठित करने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका क्या है? अलंकार, और दूसरा क्या है? आपका लोकोक्ति और आपका मुहावरे हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लें एक बार,
आपकी जो वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी अभी, उसको आप देख लें। इसमें जहाँ भी आपका संदेह है उसको आप मुझे लिखें, मैं उसको दोबारा रेक्टिफाइड करूँगा। 1-2 प्रश्नोत्तरी हम और कराएंगे, उसके बाद जो आपके कुछ छोटा हुआ चैप्टर्स है जिसमें छंद छूटा हुआ है, आपका रस वाला टॉपिक एक बचा हुआ है, वो हम पूरा कराएंगे। और एक प्रश्नोत्तरी हम अभी आपको कराएंगे संधि की, जो शायद कल हो जाएगी। उसके बाद ये प्रश्नोत्तरी वाला जो है कार्यक्रम हम बंद करेंगे। और आप लोगों को ये मैं दोबारा पुनः बता देना चाहता हूँ कि हिंदी पे आप फोकस रखें, क्योंकि जितना भी एग्जाम आपका लेट होता जा रहा, परीक्षा में उतना ही आपका पेपर क्या है कठिन होता चला जाएगा। आगे अपनी तैयारी जारी रखें, कोई भी संदेह होता है उसको पूछें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।